हो गया ना? कोई नहीं। चलिए, हम लोग विटलसी के द्वारा जो विश्व में कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है उस पर बात कर रहे थे। छठवां नंबर बात कर लिए थे ना, चावल विहीन। छठवां नंबर बात किए थे चावल विहीन। आज हम लोग बात करेंगे आगे बागानी व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश। तो डी विटलसी विश्व कृषि प्रदेश वर्गीकरण, ये पढ़ रहे थे हम लोग। अभी तक 13 भागों में इन्होंने बांटा था, तो उसमें से 6 तरह के प्रदेश 13 प्रदेशों में बांटा था, तो 6 प्रदेशों पे बात कर चुके हैं, है ना। 7वां जो प्रदेश है वह है व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश। 7वां क्या है? व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, है ना। तो व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश क्या है? बागानी फसलें समझते हैं आप लोग, बागानों में जिनको उगाया जाता है, जैसे चाय पीते हैं आप लोग डेली, कॉफ़ी पीते हैं, चाय कहवा कॉफ़ी, है ना। उसी में नारियल केला, ये सब किसमें आता है? बागानी फसलों में आता है। तो यहाँ ये जो इस तरह के जो प्रदेश बांटे गए हैं वहाँ पे किसकी खेती होती है? बागानी फसलों की खेती होती है। और बागानी फसलों में जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, है ना, केला हो गया, मसाले हो गए, रबड़ हो गए, है ना, इन सब की फसल की खेती यहाँ पे होती है। तो ये कहाँ पे, किन क्षेत्रों में इस तरह की खेती होती है? तो ये जो क्षेत्र हैं वो अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की क्या होती है? खेती होती है, ठीक है। और जैसे कि इसमें लिखा है ना व्यापारिक, तो व्यापारिक का मतलब क्या है कि जो भी फसलें पैदा की जा रही हैं उनको व्यापार के उद्देश्य से पैदा किया जा रहा है, मतलब उनको निर्यात किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी असम आदि में चाय की खेती होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। क्या हुआ? कोई समस्या है? तो उधर क्या देख रही हो? तो जो व्यापारिक फसलें हैं उसका मतलब क्या है कि हम उसको व्यापार के उद्देश्य से उनका उत्पादन कर रहे हैं, जो भी फसलें उत्पादन की जाएंगी, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत जो है श्रम का भी प्रयोग होगा, श्रम तो लगेगा ही, और साथ ही साथ में क्या होता है? मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है ना। कटाई छटाई जो भी करना हो, है ना, बुआई, इन सब में मशीनों आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। यह एक व्यावसायिक कृषि पद्धति है, व्यावसायिक कृषि पद्धति है जिसमें मानवीय श्रम की प्रधानता होती है और मशीनों का भी प्रयोग होता है। मानवीय श्रम की प्रधानता होती है तथा मशीनों का प्रयोग होता है। इनकी कृषि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तथा दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, ठीक है। तो मुख्य मतलब इसमें यही है कि यहाँ पे बागानी फसलों की खेती होगी, जिसके अंतर्गत हम आपको बताए क्या क्या आता है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, है ना, नारियल हो गया, इन सब की खेती होगी। क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, है ना, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे व्यापारिक है, तो श्रम का भी प्रयोग होता है और मशीनों का भी यहाँ पे प्रयोग अच्छा खासा होता है। इसमें अब कुछ क्षेत्रीय प्रतिरूप दिया गया है फसलों का, जैसे कौन सी फसल है किस क्षेत्र में होती है। तो एक आध दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे रबड़ है, रबड़ का प्रयोग, रबड़ की खेती कहाँ होती है? मलेशिया इंडोनेशिया। मलेशिया इंडोनेशिया कहाँ है?
दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट है ना, भारत के पूर्व में स्थित है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो नाम आते हैं ना देशों का, इनको आपको जाके मैप पे देखना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है, लोकेशन, है ना। तो जितने देशों के नाम आते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका आया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका कहाँ स्थित है। तो मैप तो रखे होंगे घर पे, नहीं है तो खरीद लीजिए, उस पर जाके देखिए, है ना। मैपिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैपिंग से बहुत क्वेश्चन रहता है। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र, और एक जागरूक नागरिक होने के कारण आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र स्थित है ना। तो जैसे हमने बताया कि रबड़ कहाँ है, मलेशिया, इंडोनेशिया में होती है ना। चाय जो है श्रीलंका में हो गया। भारत में असम और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब आपको असम पता होना चाहिए कि असम दिमाग में आना चाहिए कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है असम। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये दिमाग में आना चाहिए। तो ये कहाँ स्थित है, दक्षिण में है ना। ये तमिलनाडु, केरल और ये कर्नाटका के बॉर्डर पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में चाय की खेती होती है भारत में, है ना। और जैसे कहवा है, ब्राज़ील, कोलंबिया, ब्राज़ील जो है कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। तो ये सब देशों का नाम आपको मैपिंग में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया व्यापारिक बागानी केस। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, 8वां है। इसमें मिटने के बाद भी नहीं लिखा जा रहा। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागर जानते हैं कहाँ पे स्थित है भूमध्य सागर? अफ्रीका देखे हैं मैप में, यूरोप देखे हैं, यूरोप अफ्रीका के बीच में क्या स्थित है, भूमध्य सागर। तो आज आपको जाना है, होमवर्क लिखिए, भूमध्य सागर और उसके तटवर्ती जो देश हैं, भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं उनका नाम आपको खोज के लिखना है ना। तो ये अफ्रीका है मान लीजिए अगर, और इधर क्या है, फिर यूरोप स्टार्ट हो जाता है ऐसे, है ना। और ये क्या है, ये आपका सऊदी अरब है वाला पोर्शन, ये यूरोप है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सागर है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से, उसमें अफ्रीका के कुछ देश आएंगे और यूरोप के कुछ देश होंगे जो इसके तट से उनका सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर जो क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु वो खास है। ये भूमध्य सागर वही है, जब हम आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहे होंगे तो जो टेथिस सागर बनता है वहाँ पे, उसी का यह क्या है, अवशेष है, टेथिस सागर का, ठीक है। ये भूमध्य सागर तो उसी का अवशेष है, और यहाँ की कुछ खास जलवायविक विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे जो है बारिश जो होती है वो गर्मी में नहीं होती है, कब होती है, ठंडी में होती है। पहली तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ ठंडी में बारिश होती है। और यहाँ पे जो सिट्रिक फल होते हैं, सिट्रिक फल मतलब रसदार फल, चाहे हो गया संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, है ना, संतरा और अंगूर हो गया, इन सब की खेती यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत जो है, इसमें थोड़ा सा लिखिए। और एक बात इसमें जान लीजिए कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जब कहा जाता है तो उसमें भूमध्य सागर के पास वाला क्षेत्र तो आता ही है, साथ ही में इस तरह की जलवायु जो भी अन्य क्षेत्रों में, विश्व के अन्य क्षेत्रों में जहां भी पाई जाएंगी, समझ रहे हैं, जिन भी विश्व के अन्य क्षेत्रों में ठंडी के महीने में बारिश होगी
और इस तरह की जलवायु पाई जाएगी जिस तरह की भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन सबको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। समझ रहे हैं बात? जैसे भारत में मानसून आता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल भारतवर्ष में मानसून आता है, भारत के अलावा भी अन्य देशों में मानसूनी बारिश होती है। तो जब अगर कहेंगे कि मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र या मानसूनी प्रदेश, तो उसमें भारत भी आएगा और वो भी क्षेत्र आएंगे जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। वैसे ही भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश का मतलब यह है कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र तो है ही, साथ ही में भूमध्य सागर के क्षेत्र में जैसी जलवायु है वैसी ही जलवायु अगर अन्य देश में भी कहीं पाई जा रही है तो वह भी क्षेत्र किस में आएगा, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए किन क्षेत्रों में है। तो पहला तो इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत भूमध्य सागर तट के निकट स्थित क्षेत्र, भूमध्य सागर तट के निकट स्थित क्षेत्र, दक्षिण मध्य अमेरिका, दक्षिण मध्य कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है, अमेरिका में है, दक्षिण मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में एक देश है, और ऑस्ट्रेलिया के तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम किनारे पर विस्तृत है। मतलब इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जो है में ये क्षेत्र शामिल है। तो जितने भी क्षेत्र आप लिखे हैं इन क्षेत्रों में ठंडी में बारिश होती है, गर्मी में बारिश नहीं होती है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनके बारे में, जैसे जहाँ पे इन क्षेत्रों में बारिश क्या है, कम होती है ना भाई, ठंडी के मौसम में बारिश हो रही है और ठंडी के मौसम में अच्छी बारिश होती है तो कुछ अलग फसल बोई जाएगी, कम बारिश होगी तो अलग फसलें बोई जाएगी। तो गेहूं जो है वो किस मौसम में बोई जाती है, ठंडी के मौसम में ही बोई जाती है। हमारे यहाँ रबी की फसल है गेहूं ना, कब बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास काट ली जाती है ना। तो यहाँ जहाँ पे जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहाँ पे गेहूं जैसी फसलें बोई जाती हैं, गेहूं की फसल, जैतून की खेती होती है, जैतून का तेल होता है ना, बच्चों को लगाया जाता है ना, जैतून आदि, जौ, इनकी खेती होती है। बाकी और किस तरह की फसलें, जैसे हम आपको सिट्रिक वाले फल बताए थे ना, रसदार फल, अंगूर हो गया, मौसमी हो गया, इन सब की भी खेती इन क्षेत्रों में होती है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे एक फैक्ट यह है कि विश्व का जो 90% जो जैतून है जो उसका उत्पादन एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है, वो इसी क्षेत्र में होता है ना। ठीक है, इन क्षेत्रों में ठंडे प्रदेशों वाले जो फल भी साथ में, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होता है, सेब होता है ना, तो सेब भी यहाँ होता है, नाशपाती हो गया है ना, आड़ू हो गया, एक फल है कोई, खुबानी, ये सब जो है यहाँ होते हैं, झाड़ी वाले जो फल हैं जितने भी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी जितने भी कृषि प्रदेश हैं, जैसे इसमें भी थोड़ा बहुत पशुपालन आदि होता है ना, पशुओं को पाला जाता है जो कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से मांस आदि के लिए या और जो उनके उत्पाद होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो पशुपालन भी इन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत होता है। नेक्स्ट है इसमें व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। अगला नंबर जो है 9वां नंबर है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, नाम से ही स्पष्ट है व्यापारिक, मतलब यहाँ पे जितना उत्पादन हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, बेचा जा रहा है।
या तो वहीं बेचा जाएगा मार्केट में, या तो दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जाएगा। तो व्यापारिक अनाज से संबंध किसका है? खाने वाली चीज़ें, खाद्यान्न फसलें जो हैं, चाहे गेहूं है, धान है, चावल है, धान होगा तब चावल होगा, तो ये सब जो फसलें हैं वो अनाज में आएंगी। तो उत्पादक कृषि प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यापारिक उत्पादन होगा किसका? अनाज का। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए एक लाइन। इन देखिए जितने भी प्रदेश हैं इसमें जब आपको तैयार करना है, वो कैसे तैयार करना है कि कौन कौन से विश्व के किस क्षेत्र में कौन, मतलब जैसे यही बताया मैं भूमध्य सागरी, तो एक तो भूमध्य सागर क्षेत्र था और जहाँ भी उस तरह की जलवायु थी वो क्षेत्र थे। तो एक तो जितने भी प्रदेश हैं उनका आपको थोड़ा क्षेत्र पता हो किन किन क्षेत्रों में है। दूसरी कि वहाँ पे क्या होता है, फसल होता है ज़्यादा कि वहाँ पे अनाज वाले फसल है कि वहाँ पे फल है कि वहाँ पे पशुपालन किया जाता है, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। फिर दूसरी बात वो क्रिया किस तरीके की हो रही है, परंपरागत तरीके से हो रही है, जैसे हम आपको पहले दूसरे बार बताए थे कि पशुपालन जो है परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, खेती आदि नहीं कर रहे हैं, मशीनों पे आधारित है कि नहीं है, श्रमिकों का ज़्यादा महत्व है कि नहीं है, ये इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। कुछ उदाहरण, अगर खाद्यान्न की फसलों की खेती है तो उसमें कुछ उदाहरण, अगर फलों आदि की है तो उसमें कुछ उदाहरण, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक अनाज कृषि प्रदेश है इसमें लिखिए थोड़ा सा एक लाइन, ये किन क्षेत्रों में मिलती है। यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, एक हम घास के जब मैदान बता रहे थे या जो मैदानी क्षेत्र बता रहे थे, तो यूएसए में कौन सा मैदान पाया जाता है? प्रेरी घास के मैदान, ठीक है। और स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप वाले क्षेत्र में। तो लिखिए इसमें क्या लिखे आप, यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के स्टेपी भागों में विस्तृत है। ठीक है। इन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं कुछ, इस क्षेत्र की जो व्यापारिक अनाज उत्पादक किस प्रदेश है इसकी खास विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है इसमें कि विस्तृत भूभाग पर कृषि, है ना। इसको समझिए क्या है। देखिए ये जहाँ भी व्यापारिक उत्पादन हो रहा है अनाजों का, उनका मेन उद्देश्य क्या है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। व्यापारिक का मतलब क्या होता है? बेचना है। तो बेचना है तो मतलब ये तो है नहीं कि छोटी सी जगह पर उत्पादन करें और बेच दें। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ना बेच पाएंगे। तो इन जो भी क्षेत्र आप लिखे हैं, जैसे यूएसए में खेती क्या है, एक उद्योग है। खेती क्या है? एक उद्योग की तरह किया जाता है। एक एक किसान जो है बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है, जैसे हमारे यहाँ वैसा नहीं, बहुत मतलब मान लीजिए कि आप जितने बड़े 2-3 गांव होते हैं, 2-3 गांव के पास जितनी ज़मीन होती है उतने बड़े क्षेत्र एक किसान के पास है। यूरोप में, अमेरिका में वहाँ केवल एक व्यक्ति की खेती कर रहा है। हमारे यहाँ तो हर घर में लगे हुए हैं लोग, है ना। इसीलिए जो ज़्यादा लोग हैं वो खेती पर डिपेंडेंट है। एक लोग की ज़रूरत है तो वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 9 लोग तो बेरोजगार ही हैं ना एक तरह से। एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, और वहाँ पे केवल एक व्यक्ति खेती करता है। मतलब उसके अंदर कारीगर, मतलब जो लेबर आदि वो लगाया है अलग है, लेकिन जो उसका स्वामित्व है एक ही व्यक्ति के पास है। फार्म कृषि कहते हैं उसको, फार्म बहुत बड़े बड़े बोला जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही तरह का फसल, बड़े बड़े खेत हैं, तो जब खेत बड़े होते हैं तो वहाँ पे मशीनों का प्रयोग आसान होता है। अब हमारे यहाँ पता चला जितना बड़ा कमरा है उसमें 2 लोग का खेत है। अब इतना बड़ा तो एक मशीन होगी आधे इस कमरे के बराबर। जो खेत आप लोग देखते हैं आजकल नई मशीनें इधर भी प्रयोग करने लगे, काटने के लिए मशीनें आ रही हैं, जुताई के लिए तो ट्रैक्टर आदि है ही, अब काटने के